अगस्त 1947 दिल्ली में एक बंद कमरा और उस कमरे में एक अंग्रेज सर सिरिल रैडक्लिफ भारत के नक्शे पर झुका हुआ है, एक पेंसिल से बस कुछ लकीरें खींच रहा है। और उसे शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी वो एक लकीर आगे चलकर 2 करोड़ लोगों को बेघर कर देगी और लाखों को मौत के घाट उतार देगी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसे ये तक नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है या बंगाल कहाँ। और ये सब हो रहा था एक जबरदस्त हड़बड़ी में। देखिए, कुछ ही हफ्ते पहले 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो पर ऐलान किया था कि 15 अगस्त को भारत आजाद होगा। हाँ, लेकिन उसके साथ एक शर्त थी, देश का बंटवारा होगा। अंग्रेजों को लग रहा था कि वो एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं। उनकी नीति साफ थी, बांटो और निकलो जितनी जल्दी हो सके। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, उसका मिशन यही समझना है, ये सीमा रेखा आखिर खींची कैसे गई और जिस आदमी ने खींची उसे उस जमीन के बारे में कुछ पता ही क्यों नहीं था। और इसी फैसले की वजह से इतिहास की सबसे भयानक हिंसा क्यों हुई। और इसी उथल-पुथल के बीच जब देश टूट रहा था, तब 565 रियासतों को भारत का हिस्सा कैसे बनाया गया। हाँ, जिसे भारत का नक्शा एक स्विस चीज जैसा बनने से बच गया। तो हमारी ये पूरी चर्चा ऐतिहासिक दस्तावेजों और खासकर फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताबों पर आधारित है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत उसी अजनबी से करते हैं जिसके हाथ में भारत की तकदीर की कलम थमा दी गई थी। सर सिरिल रैडक्लिफ, एक बहुत ही सम्मानित अंग्रेज वकील। लेकिन ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। मतलब जिस आदमी को ये तक नहीं पता कि सिख कौन है या मुस्लिम कौन है, उसे भारत की संस्कृति का, भूगोल का कोई अंदाजा नहीं, उसे ही क्यों चुना गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो न्यूट्रल था? वजह सिर्फ यही थी। और देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या भी थी। अंग्रेजों को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसका भारत से कोई भावनात्मक लगाव न हो, कोई दोस्त न हो, कोई पूर्वाग्रह न हो। लेकिन इसी न्यूट्रलिटी की वजह से वो जमीनी हकीकत से तो पूरी तरह कट गया था। बिल्कुल, वो 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचा और माउंटबेटन ने उसे कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 दिन है, 15 अगस्त तक ये काम पूरा करना है। सिर्फ 36 दिन? ये तो किसी देश का भविष्य तय करने के लिए मजाक जैसा लगता है। क्या उसके पास कोई टीम थी, कोई मदद करने वाला था? हाँ, 4 सलाहकार थे, 2 कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से, लेकिन वो किसी भी बात पर सहमति नहीं होते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो रैडक्लिफ के पास इतना भी समय नहीं था कि वो उन जगहों को जाकर देखे जिन्हें वो बांट रहा था। समय ही नहीं था, वो बस पुराने नक्शों और जनगणना के उन आंकड़ों पर निर्भर था जो ज्यादातर भरोसेमंद थे ही नहीं। और बंटवारे का आधार क्या था? मोटा मोटा तो यही था कि मुस्लिम बहुल जिले पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू सिख बहुल जिले भारत में। लेकिन जमीन पर ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था। और यहीं पर 2 शहर सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आए होंगे, कलकत्ता और लाहौर। हाँ, कलकत्ता का मामला तो फिर भी सुलझ गया क्योंकि वहां हिंदू आबादी ज्यादा थी, तो वो भारत को मिल गया। लेकिन लाहौर का मामला बहुत पेचीदा था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि लाहौर में लगभग 6 लाख मुस्लिम थे, 5 लाख हिंदू और 1 लाख सिख। मतलब किसी की भी साफ बहुमत नहीं थी। सही बात है, लेकिन शहर की ज्यादातर संपत्ति, व्यापार, कॉलेज सब हिंदुओं और सिखों के हाथ में थे। तो रैडक्लिफ ने क्या सोचा? देखिए, शुरू में उसने लाहौर भारत को देने का ही मन मनाया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर कलकत्ता और लाहौर दोनों बड़े शहर भारत को मिल गए तो नए बन रहे पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहरी केंद्र ही नहीं बचेगा। मतलब वो एक अविकसित देश बनकर रह जाएगा। हाँ, और इसी सोच के साथ आखिरकार उसने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने पंजाब में नफरत की आग में घी का काम किया। और ये बंटवारा तो हर चीज का हो रहा था, मतलब सिर्फ जमीन का नहीं। मैंने एक बड़ा अजीब किस्सा पढ़ा था। बंगाल सरकार के लिए इंग्लैंड से मंगवाई गई 60 बत्तखों का भी बंटवारा होना था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। फाइलों से लेकर लाइब्रेरी की किताबों, टाइपराइटरों तक हर चीज बांटी जा रही थी। उन बत्तखों का बिल आ गया था, लेकिन कोई ये तय नहीं कर पा रहा था कि पैसे कौन देगा, पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल। ये उस समय के हालात की एक तरह से बेतुकी सच्चाई को दिखाता है। इसी बीच माउंटबेटन ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। सुनने में आता है कि रैडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट 13 अगस्त को ही दे दी थी, लेकिन माउंटबेटन ने उसे सार्वजनिक नहीं किया। हाँ, ये सच है। माउंटबेटन ने रिपोर्ट ली और उसे एक तिजोरी में बंद कर दिया। वो इस फैसले को 15 अगस्त की आज़ादी के बाद तक गुप्त रखना चाहते थे। लेकिन क्यों? उनकी सोच थी कि लोग पहले आज़ादी का जश्न मना लें, सीमा की इस कड़वी सच्चाई का सामना बाद में करेंगे, वरना आज़ादी का पूरा जश्न मातम में बदल जाता।
ये तो अविश्वसनीय है। मतलब माउंटबैटन ने जानबूझकर इतनी बड़ी खबर दबा दी सिर्फ इसलिए कि जश्न खराब ना हो। क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस अनिश्चितता का अंजाम कितना भयानक हो सकता है? शायद उन्हें अंदाजा था, पर शायद वो उम्मीद कर रहे थे कि हालात काबू में रहेंगे। पर ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। तो 15 अगस्त को लोगों ने आज़ादी मनाई, लेकिन करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। बिल्कुल। और जब 17 अगस्त को सीमाओं की घोषणा हुई तो पंजाब में जैसे कयामत आ गई। इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और खूनी विस्थापन शुरू हो गया। रैडक्लिफ की एक लकीर ने 50 लाख सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान के पंजाब में और 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को भारत के पंजाब में फंसा दिया था। ये वो लोग थे जिनके लिए सरहद पार का देश अब एक विदेशी मुल्क था, एक दुश्मन मुल्क। कल्पना कीजिए, पंजाब की सड़कों पर 50-50 मील लंबी इंसानों की कतारें। हाँ, बैलगाड़ियों पर बूढ़े और बीमार, माँ बाप के कंधों पर बच्चे और सिर पर उनकी पूरी गृहस्थी। इस भगदड़ को रोकने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई थी। उसमें 55,000 सैनिक थे। लेकिन 2 करोड़ लोगों के बीच फैली इस नफरत की आग के सामने 55,000 सैनिक क्या कर सकते थे? वो फोर्स तो पूरी तरह नाकाम रही होगी। बुरी तरह नाकाम। और इस नाकामी का सबसे डरावना सबूत थी वो ट्रेनें जिन्हें लोग घोस्ट ट्रेन्स कहने लगे थे, भूतों की ट्रेनें। हाँ, वो कस्सा 15 अगस्त की शाम अमृतसर स्टेशन पर लाहौर से आने वाली ट्रेन का इंतजार हो रहा था। और जब ट्रेन आई तो प्लेटफॉर्म पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। ट्रेन से कोई नहीं उतरा। जब दरवाजे खोले गए तो पता चला कि पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। हर डिब्बे में सिर्फ लाशें। हाँ, और ट्रेन की एक दीवार पर चौक से लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारी आज़ादी का तोहफा है। ये सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा था। ऐसी ही लाशों से भरी ट्रेनें भारत से पाकिस्तान भी जा रही थीं। नफरत दोनों तरफ बराबर थी। बिल्कुल। पंजाब जल रहा था, लेकिन अंग्रेज सरकार और भारत की नई सरकार का असली डर पंजाब नहीं था। हाँ, कलकत्ता। खुफिया रिपोर्टें थीं कि कलकत्ता के हिंदू पिछले साल हुए डायरेक्ट एक्शन डे का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में तो फिर भी 55,000 सैनिक थे। बंगाल के लिए तो कोई फौज ही नहीं बची थी। तो माउंटबैटन ने क्या किया? वो जानते थे कि अगर कलकत्ता में हिंसा भड़की तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी, इसलिए वो मदद मांगने गए महात्मा गांधी के पास। माउंटबैटन ने गांधी जी से कहा, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं और वहां दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हमारी फौज लगभग 0 है और वहां शांति है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां आप हैं। हाँ, उन्होंने गांधी जी को अपनी 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा और कलकत्ता में रुकने की गुजारिश की। और गांधी जी मान गए। 13 अगस्त को वो कलकत्ता पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बेलिया घाटा के एक टूटे फूटे घर में रुके। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने साथ रहने के लिए शाहिद सुहरावर्दी को चुना। सुहरावर्दी को? वही जिसे कलकत्ता का कसाई कहा जाता था। ये तो आग में घी डालने जैसा नहीं था। यही गांधी जी का तरीका था। उन्होंने सुहरावर्दी के सामने 2 शर्तें रखीं। पहली कि सुहरावर्दी पूर्वी बंगाल के मुसलमानों से वचन लेंगे कि वो वहां के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये कि सुहरावर्दी को गांधी जी के साथ उसी घर में बिना किसी पुलिस सुरक्षा के रहना होगा। सुहरावर्दी के पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। और इसका असर क्या हुआ? 15 अगस्त को कलकत्ता में क्या हुआ? एक चमत्कार। 15 अगस्त को कलकत्ता में कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाते हुए सड़कों पर गले मिल रहे थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। पंजाब से आ रही खबरों ने माहौल फिर से बिगाड़ दिया होगा। हाँ, कुछ ही दिनों में नफरत लौट आई। गांधी जी के घर के पास ही मुसलमानों को ले जा रहे एक ट्रक पर ग्रेनेड फेंके गए। उसी रात गांधी जी ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक हिंसा बंद नहीं होती वो आमरण अनशन करेंगे। ये खबर फैलते ही शहर का माहौल एकदम बदल गया होगा। बिल्कुल। 1 सितंबर को उनका अनशन शुरू हुआ। 3 दिन के अंदर 78 साल के गांधी जी की हालत बहुत बिगड़ गई। ये खबर फैलते ही शहर में जैसे एक सदमा सा छा गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों बापू की तस्वीरें लेकर सड़कों पर शांति की अपील करने लगे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, दंगों में शामिल 27 गुंडे गांधी जी के पास आए। उन्होंने रोते हुए अपने गुनाह कबूल किया और अपने हथियार, तलवारें, चाकू सब उनके पैरों में रख दिए। गांधी जी ने उनसे कहा कि जिन मुसलमानों को मारने के लिए तुमने हथियार उठाए थे, अब उन्हीं के घरों के बाहर जाके पहरा दो। और 4 सितंबर की शाम 73 घंटों के बाद गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। इसे ही कलकत्ता का चमत्कार कहा गया।
मतलब जो काम 55,000 सैनिकों की फौज नहीं कर पाई, वो एक बूढ़े आदमी ने बिना हथियार उठाए कर दिखाया। हाँ, और जब तक गांधी जी जिंदा रहे, कलकत्ता में फिर कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। अच्छा, तो बंटवारे की इस त्रासदी के बीच एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। 565 रियासतें। हाँ, ये तो ऐसा था कि एक तरफ घर में आग लगी हो और दूसरी तरफ घर के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा हो। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी भी खत्म हो रही थी। बिल्कुल। इसका मतलब साफ था, ये रियासतें अब आजाद देश बन सकती थीं, या चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थीं। अगर ऐसा होता तो भारत का नक्शा तो 500 से ज्यादा छेदों वाले एक स्विस चीज जैसा दिखता। बिल्कुल। हैदराबाद, कश्मीर जैसी बड़ी रियासतें अगर आजाद हो जाती तो भारत की एकता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सरदार पटेल इस खतरे को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद पर ली, और उनके साथ थे उनके सबसे भरोसेमंद अफसर वीपी मेनन। उनकी रणनीति क्या थी? 565 राजाओं को मनाना तो कोई आसान काम नहीं रहा होगा। इसमें माउंटबेटन ने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पटेल को एक डील दी, अगर कांग्रेस राजाओं को उनके खिताब, महल और प्रिवी पर्स रखने दें तो वो राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मना लेंगे। और पटेल ने इसके जवाब में वो मशहूर बात कही थी, हाँ, अगर आप इन सारे सेबों से भरी टोकरी मुझे लाकर देंगे तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव दिया। इसके पीछे भी तो कोई कूटनीति रही होगी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वो जानते थे कि राजाओं पर माउंटबेटन का जो प्रभाव है वो रियासतों के विलय में बहुत काम आएगा। सही बात है। और फिर पटेल और मेनन ने काम शुरू किया। उन्होंने राजाओं को समझाया, डराया, समझौते किए। ज्यादातर राजा मान गए, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ड्रामा हुआ। जैसे जोधपुर के महाराजा ने तो वीपी मेनन के सिर पर पिस्तौली तान दी थी। तो ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन सारे सेब इतनी आसानी से टोकरी में नहीं आए, है ना? बिल्कुल नहीं। और उनमें सबसे पहले सिरदर्द बना जूनागढ़। बड़ी अजीब कहानी है वहाँ की। नवाब मुस्लिम था, लेकिन 82% आबादी हिंदू थी, और रियासत चारों तरफ से भारत से घिरी हुई थी। और नवाब को रियासत से ज्यादा अपने कुत्तों से प्यार था। हाँ, उसने अपने कुत्तों की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, और उसके दीवान ने उसके मन में ये डर बिठा दिया कि भारत सरकार उसके प्यारे कुत्तों को जहर दे देगी। अच्छा, और इसी डर से उसने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हाँ, 14 अगस्त को। जिन्ना ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जूनागढ़ को कश्मीर के लिए एक सौदेबाजी के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। इस पर सरदार पटेल की क्या प्रतिक्रिया थी? पटेल ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने भारतीय सेना को जूनागढ़ घेरने का आदेश दिया। ये देख नवाब इतना डर गया कि अपने कुत्तों और बेगमों को एक प्लेन में भरकर कराची भाग गया। और आखिरकार जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। हाँ, बाद में वहां जनमत संग्रह भी हुआ, जिसमें 91% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। जूनागढ़ का मामला तो सुलझ गया, लेकिन कश्मीर की कहानी तो बिल्कुल उल्टी और कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। हाँ, कश्मीर जूनागढ़ का ठीक उल्टा मामला था। महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन आबादी मुस्लिम बहुल थी, और हरि सिंह एक आजाद कश्मीर का सपना देख रहे थे, एशिया का स्विट्जरलैंड। तो उन्होंने भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया। सही। लेकिन फिर 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए पठानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उन्होंने सबसे पहले श्रीनगर को बिजली देने वाले माहोरा पावर स्टेशन को उड़ा दिया। पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। और महाराजा की फौज या तो भाग गई या हमलावरों से जा मिली। हाँ, यहाँ कबायलियों ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की। उनका असली मकसद श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना था, ताकि भारतीय सेना वहां उतर ना सके। बिल्कुल। लेकिन वो श्रीनगर से कुछ ही दूर बारामूला में लूटपाट और हत्या करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने 2-3 कीमती दिन गंवा दिए। इसी देरी ने भारत को एक मौका दे दिया। और घबराए हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। हाँ, उन्होंने मदद के लिए संदेश भेजा। नेहरू और पटेल तैयार थे, लेकिन एक शर्त पर। पहले विलय के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करो। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने दस्तखत कर दिए। हाँ, और अगली ही सुबह 27 अक्टूबर को भारतीय सैनिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर गए। उन्होंने कबायलियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। और बाद में जब भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया तो 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। उस समय जहां जिसकी सेना थी, वहीं एक सीज फायर लाइन खींच दी गई, जो बाद में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। तो ये थी 1947 की दोहरी कहानी। एक तरफ बंटवारा एक भयानक अकल्पनीय त्रासदी थी,
तो दूसरी तरफ 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण एक चमत्कार से कम नहीं था। ये कहना बिल्कुल सही होगा। सरदार पटेल और वीपी मेनन के बिना आज भारत का नक्शा शायद एक देश न होकर कई देशों का एक समूह होता। उनका काम आधुनिक भारत की नींव रखने जैसा था। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती है। जहां रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ी सफलता थी, वहीं इसने कश्मीर विवाद के बीज भी बो दिए। 1947 में जल्दबाजी में खींची गई लकीरें, चाहे वो रैटक्लिफ लाइन हो या कश्मीर की सीज फायर लाइन, उन पर आज भी संघर्ष जारी है। तो सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या ऐसे हालात में खींची गई सीमाएं कभी स्थायी शांति ला सकती